नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज की वीडियो में बहुत आप लोगों की सबकी डिमांड आ रही थी कि सर फिज़िक्स की वीडियोस नहीं आए हैं। तो मैंने आज ही फिज़िक्स के वीडियोस बनाने शुरू कर दिया और आज से धनाधन फिज़िक्स के वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आएंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ही हम बात करेंगे। डेप्थ में नहीं घुसने वाले, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, वेक्टर वाला पार्ट थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया था, तो ये वाले मैंने फिर से कट शॉर्ट करने शुरू कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोजीशन की। तो पोजीशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में काफ़ी बात कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का अगर हमें पोजीशन निकालनी होती है तो बेसिकली हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में बात करते हैं। हम बोलते हैं कि कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने ओरिजिन को ले रखा है रेफरेंस पॉइंट, और ये है पॉइंट पी x1, y1। तो जब आप OP निकालोगे तो ये आपका पोजीशन वेक्टर ही इसका पोजीशन बता रहा होगा, और अलग अलग रेफरेंस पॉइंट होंगे तो पोजीशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद कंसेप्ट आता है रेस्ट एंड मोशन का। तो हम क्या बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन के बारे में आप इतना जान करके रखो कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, मतलब कि जब समय निकलता है और कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर समय निकल रहा है और बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं वहाँ देख रहा था। आई डोंट नो अभी ठीक आ रही है वॉइस। यस, ओके। सो इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम बोलते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम, देखो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ, इट इज़ अ सिस्टम टू विच अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर अटैच्ड एंड विद रेफरेंस टू विच ऑब्जर्वर डिस्क्राइब्स एनी इवेंट। मतलब सीधी सी बात यह है कि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में रह करके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है उस फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ में एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अटैच रहता है। जैसे कि अगर एक ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के, नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के बाकी सारी चीज़ों को देख रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ वो रेस्ट पे है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट वाला है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर ही ट्रेन में बैठ करके जा रहा है तो उसको दुनिया की बाकी चीज़ें पीछे की तरफ भागती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो हम बोलेंगे कि हाँ यार ऑब्जर्वर का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा है, वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दो अलग अलग तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो या फिर कांस्टेंट होती है, किसकी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट होती है तो हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ पे वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है या फिर रोटेटिंग फ्रेम में होता है। तो न्यूटन की फिजिक्स में और आइंस्टाइन की फिजिक्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यूटन अर्थ पे रह करके अर्थ को रेस्ट पे मानते थे, लेकिन आइंस्टाइन ने बोला कि नहीं, अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक्चुअल में अर्थ को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही माना जाता है, जबकि न्यूटन उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते थे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद दो तीन तरीके के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो हम अभी इसमें एंटर नहीं कर रहे हैं। एंटर क्या नहीं कर रहे हैं, पता ही है आपको यार कि 1 डायमेंशन जो एक ही डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन जो एक प्लेन में होता है, और 3 डायमेंशन जो एक स्पेस में होता है। पार्टिकल या पॉइंट मास क्या होता है इस पर हम नहीं जा रहे हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे ज़रूर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वो होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी है, जैसे आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि ये ब्लू वाले पाथ से यहाँ गई, या फिर A से B और B से C तक यहाँ पे गई, तो ये जो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जनरली जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डायमेंशन उसकी L होती है, यूनिट मीटर होता है। पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हम क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हुआ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये गलत बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आप ये बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि जब A और B के बीच का वेक्टर बनाओगे और उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो हम बोलेंगे कि हाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो AB वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट अगर हम A से B तक लेकर के जा रहे हैं। और अगर हम उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में देखेंगे तो AB वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है। वेक्टर क्वांटिटी में हमने काफ़ी सारे डिस्कशन पहले से ही किए थे। इनके बीच में कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर अलग अलग तरीके के डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट का एडिशन डायरेक्टली नहीं करते, मतलब कि मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, बल्कि वहाँ पे एक वेक्टर एडिशन करते हैं। वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस
एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस पे IMU CT में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो अगर हम बोलेंगे कि कोई दो पॉइंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, कोई एक बॉडी है जो A से B तक अलग अलग पाथ से जा रही है, जैसे ये पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है और ये तीसरा पाथ नंबर 3 है। तो आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि A से B तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। बाकी जितने भी पाथ लोगे उनका डिस्टेंस जो होगा, पाथ का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई बॉडी जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रही है तो O से A तक जाएगी तो देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर A से B तक आएगी तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया, फिर O से दोबारा वापस O तक आ गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, C तक चली जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हर जगह पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो बढ़ती ही जा रही है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग होगी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड ही होगा, क्योंकि उन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है। जबकि डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, क्योंकि वो अलग अलग पाथ से जा सकता है, इसलिए डिस्टेंस के पास कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। हाँ, इस पर तो हम पहले ही बात कर ही चुके हैं, तो आगे वाले पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन है इसके बाद, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मैंने क्लास में डिस्कस किए थे ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में हम बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है और डायमेंशन में LT-1 हो जाएगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइप ऑफ स्पीड में चलते हैं तो दो तरीके की स्पीड होती है, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि किसी भी मोमेंट पे देखोगे तो स्पीड आपको कांस्टेंट दिख रही होगी। अगर वो बॉडी कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, हम किसी भी मोमेंट पे देखें और स्पीड हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो डेफिनेटली वेरिएबल स्पीड है। अब बात आती है एवरेज स्पीड की, जिस पे क्वेश्चन बन के आते हैं। एंग्लो ईस्टर्न के स्पॉन्सरशिप में भी कई क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं पहले। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हमें ये याद रखना चाहिए। अब इस पे कई अलग अलग तरीके के कंसेप्ट बनते हैं। जैसे एक कंसेप्ट ये वाला देखो आप, ये वाला दिख रहा है कि सपोज वो V1 की स्पीड से T1 टाइम के लिए चला, फिर V2 की स्पीड से T2 टाइम के लिए चला, एंड सो ऑन, ये चलता रहा, n तक चलता रहा होगा, ठीक है। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो फॉर्मूला तो वही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। अब जब टोटल डिस्टेंस निकालोगे तो आप पहली डिस्टेंस निकालोगे V1 इंटू T1, दूसरी V2 इंटू T2, फिर V3 इंटू T3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से आपका टाइम एवरेज स्पीड आ जाएगा। स्पेशल केस में कभी कभी क्या होता है, वो बोलता है कि हाफ टाइम के लिए V1 से चला, हाफ टाइम के लिए V2 से चला। तो जब आप वही सेम फॉर्मूला लगाओगे तो इनका जो एवरेज स्पीड है वो V1 प्लस V2/2 आ जाता है, जो हमें याद रखना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। मतलब D1 का डिस्टेंस वो V1 से चला, D2 का डिस्टेंस वो V2 से चला, D3 का डिस्टेंस वो V3 से चला, एंड सो ऑन, वो चलता रहा। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और जब ये टाइम निकालोगे तो इट विल बी D1/V1 प्लस D2/V2 प्लस D3/V3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यार। तो हम क्या बोलते हैं कि सपोज अब इसके स्टैंडर्ड केसेस क्या हो सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस वो V1 से चला, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो V2 से चला, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जब आप ये करोगे तो आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, ट्वाइस V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इससे एंग्लो ईस्टर्न में क्वेश्चन पूछे गए और इससे ही IMU CT में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखना इसको, एप्टीट्यूड में भी ये यूज़ होता है। ऐसा ही सेम चीज़ हम इसके लिए भी लगा सकते हैं कि D की डिस्टेंस से V1 टाइम तक चला, फिर D का मतलब फर्स्ट 1/3
v1 से चला, नेक्स्ट 1/3 v2 से चला, नेक्स्ट 1/3 v3 से चला, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब वो स्पीड देखी जाती है। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे वो t=0 से t=10 मिनट तक चल रहा था, तो ये 5th मिनट में वो कितना चला। तो 5th मिनट में भी नहीं, बल्कि ये एक मोमेंट दे दिया कि इस मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो जब भी ऐसी बात करी जाती है ना कि इस मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या होगी, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एक बहुत छोटा सा, देखो आप यहाँ पे देखो, एक ये इनफाइनाइट सिमल एलिमेंट हमने कट किया। इनफाइनाइट सिमल को बोलते हैं वेरी स्मॉल, ये एलिमेंट। मतलब अगर हम हो सकता है 5th सेकेंड की बात कर रहे होंगे तो 5.0000000001 जो ये dt की वैल्यू ली जा रही है, ये इतनी छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी। और उसमें क्या ds चला गया होगा, मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो ये जो ds/dt आता है, जो यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाना, बस मैं उसको ठीक से दिखा देता हूँ। तो ये जो ds/dt आया अपने पास, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये आ जाता है हमारे पास इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है हम उसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ds/dt का मतलब क्या हो गया कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, जैसे आपको डिस्टेंस ऐसा दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। अब इसी तरीके से दूसरा टर्म आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायमेंशन और यूनिट तो सेम ही रहते हैं। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बस एक खास बात यह है कि जब हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ या दोनों भी चीज़ बदलने लगे तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो जाएगा। और जब भी आप एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलते हो तो आप क्या बोलते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। या अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बोलते हो तो आप सीधा सीधा dr/dt कर दो, जो छोटा सा इनफाइनाइट सिंबल चेंज हुआ होता है। ठीक है, तो जब आप ये इनफाइनाइट सिंबल चेंज निकालोगे तो आपको हमेशा पता लगेगा वेलोसिटी जो होती है वो पाथ के टेंजेंशियल होती है हमेशा, क्योंकि जब आप dr/dt करोगे और आपने डिफरेंशिएशन में देखा भी होगा तो वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आती है पाथ के। और अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कंपैरिजन करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी बताया डायरेक्शन कैसी होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आता है, तो ये तो आपको क्लियरली पता चल ही रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जरा कुछ और भी हमें केसेस मिलेंगे। अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो, अगर हम किसी सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसकी स्पीड हर एक मोमेंट पर कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो उसकी डायरेक्शन हर जगह पर, यहाँ पे सब जगह पर बदल रही होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि किसी पार्टिकल के पास कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तीसरी चीज़ क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्पीड में तो हम केवल मैग्नीट्यूड ही देखते हैं ना, तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मिलेगी। If a particle is moving with constant velocity, then its average velocity and instantaneous velocity are always equal. ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स हो गया, तो अब आप एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, दोनों ही चीज़ें सेम आने वाली है। अगर कभी डिस्प्लेसमेंट दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यार, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया और आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो आपको क्या करना है, dx/dt करना है, यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। इसी तरीके से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में भी कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं, नेक्स्ट तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। सो आप अपना NCERT का बुक सॉल्व कर सकते हो या कोई भी रैंडम बुक सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं। जो ISC बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके पास एक फिज़िक्स का बुक होता है, नूतन पब्लिकेशन का होता है, कुमार मित्तल का, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। या एक और भी कई सारी बुक्स है, रेफरेंस बुक कोई भी उठा करके आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू होता है दैट इज dv/dt। देयर आर 3 पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसको ध्यान से देखना। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जैसे कि सर्कुलर मोशन में दिखाई पड़ता है, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो केवल
वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, और अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा है कि एक्सीलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड अदर वन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, तो फिर वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता है, जैसा कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं। देखो हर जगह पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में, तो इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जिसका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या दोनों ही वेरिएबल हो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो dv/dt हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ केसेस बन जाते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए थे। फिर ये सब ग्राफ वगैरह आते हैं, लेकिन ये ग्राफ मैंने नहीं देखे हैं, तो मैं ग्राफ में नहीं जा रहा हूँ। IMUCT में मैंने ग्राफ नहीं देखे हैं। जनरली एंग्लो के पेपर में ग्राफ वगैरह पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं देखे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ग्राफ। मैं डायरेक्टली उस पर जाऊँगा जो अपने काम की चीज़ है, जैसे कि ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं। ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या है कि सपोज करो कि कोई एक बॉडी है, मैंने यहाँ पे ले लिया कोई एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई, थोड़ी देर तक आगे गई, यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में उसको टाइम लगा है t का, और उसने डिस्टेंस कवर किया है s का। सपोज उसके पास एक्सीलरेशन है a का। तो जब हम इसके ऊपर सारी इक्वेशन बनाते हैं, इनको डिराइव भी किया जाता है प्रॉपरली, तो जब हम इक्वेशंस बनाते हैं तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस बन के आती हैं। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन स्किप भी करोगे तो भी चलेगा। nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज u इक्वल टू हाफ ए 2n-1। और अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखोगे, वैसे देखा जाए तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इक्वेशन ज़्यादा अच्छी होती हैं, और वैसे भी ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा तो इनसे आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अपने सिलेबस में ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल छोटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप पहले वाली इक्वेशन भी यूज़ करोगे तो चलेगा। और रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव ले लो, या वेक्टर वाला फॉर्म यूज़ करोगे तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, और उसमें उस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको पॉजिटिव और बाकी सबको नेगेटिव यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन आप इसके ज़रूर देख लेना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के। अब इसी के अंदर ये भी आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे मैं उन्हीं केसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कभी क्या हुआ कि मैंने किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कैसी है, 0 है, ड्रॉप किया है तो, और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन उसका +g ले लिया, मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर से जब ड्रॉप किया तो नीचे जब ये टकराने वाला होगा उससे जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v है। तो जब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u का वैल्यू 0 और a का वैल्यू g रखेंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू जी टी। यहाँ पे भी u का वैल्यू 0 और a का वैल्यू g रखेंगे तो ये आ जाएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, नॉट 2gh, 2 और जब हम लोग nth सेकेंड में निकालेंगे हाइट कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो आ जाएगा हाफ g 2n-1। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो वो g/2 आता है। सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो 3g/2 आता है। थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो 5g/2। फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो 7g/2। तो जब आप इनका रेशियो निकाल रहे होगे ना तो ये 1:3:5:7 का आ जाएगा। और ऐसा ये सब AP में है, देखो ध्यान से। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी वो बना करके आपसे पूछ लेते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करोगे u की वेलोसिटी से, तो सारी इक्वेशन सेम ही रहेंगी, बस अब u की जगह पर u आना लगेगा, पहले u की जगह पर 0 रखा था। अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो जब तक वो नीचे से ऊपर जा रही है तब तक ये वाली इक्वेशन फॉलो होंगी, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन लग रहा होगा। और जब वो ऊपर से नीचे आ रही होंगी तब ये वाली इक्वेशन फॉलो होंगी, क्योंकि अब दोबारा से एक्सेलरेशन लगने लगेगा और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। तो ऐसे केसेस भी हम याद रख सकते हैं, इन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। हालांकि हमने क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पहले से ही कर रखे हैं, तो आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक में से इन सारे क्वेश्चंस को
जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपनी तरफ से ख़त्म कर लेना। प्रोजेक्टाइल मोशन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन से ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको ढंग से कवर अप कर लेना। और जिन लोगों को नया वाला बैच ज्वाइन करना है यार, वो हमारे नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।